इन सब पर बहस हो रही है, लेकिन आज की एक बड़ी खबर आपको बता दें, संभवतः बहुत बड़ी खबर है। प्रधानमंत्री पर हमले का प्लान था, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मनोज तिवारी ने बहुत बड़ा दावा कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमले का प्लान था। वो पूछ रहे हैं संसद के बाहर मोदी सरकार के मंत्री को गद्दार कहकर अपमानित करने के बाद संसद के अंदर क्या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमले की तैयारी थी? यह सवाल आज बीजेपी सांसद मनोज तिवारी के आरोपों को लेकर है। मनोज तिवारी ने कहा है कि आज शाम 5 बजे ध्यान से सुनिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब देना था, लेकिन उसी वक्त विपक्षी सांसदों ने प्रधानमंत्री की कुर्सी को करीब करीब घेर लिया था। और क्या मोदी की कुर्सी को घेरने का मतलब उन पर अटैक करने की कोशिश थी? ये सांसद है मनोज तिवारी, उन्होंने एक बहुत बड़ा आरोप लगा दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अटैक की कोशिश संभवतः थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमले की कोशिश थी, क्योंकि मोदी सरकार और उनके मंत्रियों से राहुल गांधी और कांग्रेस की चिढ़ आज सुबह सामने ही आ चुकी है। ये बाहर गद्दार और अंदर प्रधानमंत्री पर होता संभवतः वार। ये बाहर गद्दार वाली खबर तो कंफर्म हो चुकी है, उन्होंने कहा गद्दार, ये सब तो चल ही रहा है। ये वाला दावा मनोज तिवारी का है। वो कह रहे हैं कि घेरने की कोशिश उस तरफ बढ़े। वो पूछ रहे हैं क्या प्रधानमंत्री पर हमले का प्लान था, प्रधानमंत्री पर अटैक की कोशिश थी? मतलब बाहर गद्दार, अंदर प्रधानमंत्री पर होता वार, बकौल मनोज तिवारी। जब राहुल गांधी ने मोदी सरकार के मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू को सरेआम गद्दार कहा, राहुल गांधी को ऐसे ही बीजेपी की टीआरपी बढ़ाने वाला नेता नहीं कहा जाता। वैसे यह भी एक खबर का एंगल है। मतलब सोचिए, विपक्ष जब चीन और अमेरिका के मुद्दे पर नरेंद्र मोदी सरकार को घेरने की पूरी कोशिश कर रहा है, पूरी इंडिया अलायंस के तमाम नेता चढ़ाई कर रहे हैं मोदी सरकार पर कि जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो, चीन के को लेकर क्या हुआ, जवाब दो, अमेरिका के साथ डील को लेकर क्या हुआ। मोदी सरकार के खिलाफ जबरदस्त माहौल बनाने की कोशिश होती है, पलीता लगा दिया। ऐसे में आज अकेले राहुल गांधी जी ने सड़क से लेकर संसद तक मोदी के खिलाफ विरोध की पूरी दिशा ही पलट दी। अब पूरे देश में चर्चा सिर्फ ये, सरदार, गद्दार, सियासत जोरदार। क्या राहुल गांधी ने सिखों का अपमान किया? क्या सिख कौम को गद्दार कहा, सिखों को गद्दार? यह पूरा बीजेपी नैरेटिव बनाने में लग गई है। अब मोदी को घेरने का मौका, अमेरिका से ट्रेड डील को लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं। गलवान में चीनी टैंक की बहस को सरदार गद्दार पर ले गई बीजेपी, सिर्फ इन तस्वीरों के चक्कर में। साहब ये सुबह से लगातार ये तस्वीरें लगातार वायरल है। अब यही कह रहे हैं कि ये राहुल गांधी ना होते तो बीजेपी का क्या होता। मतलब ममता कहती है कि राहुल गांधी बीजेपी की सबसे बड़ी टीआरपी है। जब मुद्दा होता है हावी होने का मोदी पर, तब राहुल गांधी प्लेटर में सजा के मुद्दा दे देते हैं भारतीय जनता पार्टी को। आज सुबह तक हमें भी लग रहा था साहब कि आज देश की सबसे बड़ी बहस अमेरिका से ट्रेड डील को लेकर होगी, जिसमें विपक्ष आरोप लगा रहा है। सच पता लगेगा है क्या साहब कि भारतीय कृषि सेक्टर में अब अमेरिकी कंपनियों की एंट्री को लेकर जो दावा है विपक्ष का, वो सच्चा है, नहीं है, झूठ है? क्या 0% हो जाएगा अमेरिकी प्रोडक्ट्स को लेकर टैरिफ इंडिया में? सच क्या है पता लगेगा। विपक्ष घेर रहा था, लेकिन फिर एंट्री होती है राहुल गांधी जी की। राहुल गांधी ने एक बार दिखाई वो तस्वीरें, अपने व्यवहार से इन तस्वीरों के जरिए राजनीतिक बहस का ग्राउंड ही शिफ्ट कर दिया। राहुल गांधी ने संसद में जिस तरह मोदी सरकार के मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू को सरेआम गद्दार कहा, बीजेपी कह रही है मंत्री सरदार इसलिए कहा गद्दार। कांग्रेस का डीएनए नहीं बदला। 1984 से लेकर 2026 सिखों से नफरत का जो माइंडसेट है कांग्रेस पार्टी का, वो आज भी है। ये बीजेपी कह रही है। बीजेपी पैरेलल ड्रॉ कर रही है। 1984 सिखों से नफरत का माइंडसेट, 2026 आज भी कांग्रेस की नजर में सरदार गद्दार। उस वक्त क्या हुआ था सिखों के साथ, सरदारों के साथ, ये कांग्रेस आज भी कह रही है, बीजेपी आज भी कह रही है। मतलब उन्हें जिस तरह अपमानित करने की कोशिश की, उसके बाद बहस इस सवाल को लेकर हो रही है कि राहुल गांधी का व्यवहार एलओपी जैसे पद को शोभा देता है क्या? जैसा व्यवहार आमतौर पर कॉलेज में रैगिंग, मतलब स्टेयर सीढ़ियों में बैठे होते हैं ना, जब आप कॉलेज में जाए तो सीढ़ियों में कुछ लड़के वगैरह बैठे होते हैं, तो वो कहते हैं देखो देखो यहां से गद्दार गुजर रहा है, इसका चेहरा देखो, चेहरा देखो। एक बार तस्वीरें दिखा सकते हैं हम? मैं एक बार रुकता हूं, ये तस्वीरें दिखाइए, एक बार दिखाइए हुआ क्या था। पूरे प्रकरण को देखेगा, फिर हम बहस भी शुरू करेंगे, लेकिन पहले दिखाइए इन तस्वीरों को। सर थोड़ा सर थोड़ा सर थोड़ा
मतलब क्या हुआ यहां पर? राहुल गांधी ने संसद की गरिमा को भंग किया, ऐसा बीजेपी कह रही है। शुरुआत फिर से समझिए। स्पीकर पर कागज फेंकने वाले निलंबित सांसद, राहुल गांधी के साथ जो नीचे बैठे हैं सांसद, वो मकर द्वार पर आज हंगामा कर रहे थे। ठीक, राहुल भी दिखाइए तस्वीरें, उन्हीं निलंबित सांसदों के समर्थन में वहां पर मौजूद थे। तभी केंद्रीय मंत्री, दिखाइए तस्वीर, रवनीत बिट्टू ने वहां से वो गुजरे, देखिए, तभी वहां प्रदर्शन कर रहे एलओपी राहुल गांधी ने कहा ये रहा गद्दार, देखो देखो एक गद्दार यहां से गुजर रहा है, इसका चेहरा देखो, मेरा गद्दार दोस्त, चिंता मत करो तुम भी वापस आ जाओगे, देखो देखो इसका चेहरा देखो, गद्दार। अब राहुल गांधी ने मतलब चिढ़ाया या जो भी कहा, उन्होंने तंज कसा। कांग्रेस कह रही है हंसी मजाक में कुछ कहा, उसको इतना बड़ा बवाल बना दिया भारतीय जनता पार्टी ने, उन्होंने चिढ़ाया। इसके बाद राहुल गांधी ने रवनीत सिंह बिट्टू की तरफ हाथ बढ़ाई, देखिए आप, वो ऐसे हाथ बढ़ाएंगे लेकिन रवनीत सिंह बिट्टू हाथ नहीं मिलाएंगे और फिर बगल से निकल जाएंगे, हाथ भी नहीं मिलाया देखिए राहुल गांधी से। हेलो मेरे गद्दार दोस्त, चिंता मत करो तुम वापस कांग्रेस में आओगे। राहुल गांधी की इस टिप्पणी के बाद साहब रवनीत सिंह बिट्टू ने उन्हें देश का दुश्मन कह दिया, वो कह रहे गद्दार, और ये बिट्टू साहब ने बता दिया असल गद्दार है परिवार, देश का दुश्मन। उसके बाद वो चले गए। अब सवाल यहां यह है कि राहुल गांधी ने बिट्टू को गद्दार कहकर क्या इसलिए अपमानित किया क्योंकि राहुल गांधी से असहमति की वजह से उन्होंने 2024 में कांग्रेस छोड़ दी थी? कांग्रेस छोड़ने की वजह से वो गद्दार हो गए। कांग्रेस छोड़ते ही रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा था कि कांग्रेस जबरदस्त भ्रम में है और वोट बैंक की राजनीति को देश हित से ऊपर रख रही है। इसी के बाद आज रवनीत सिंह बिट्टू ने को राहुल गांधी ने जिस तरह संसद में गद्दार कहकर अपमानित किया, उसके बाद राहुल के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो चुके हैं। बीजेपी को मौका मिल गया। बीजेपी का कहना है साहब कि राहुल के लिए वो लोग गद्दार नहीं है। ये देखिए आप प्रदर्शन, सिख समाज के लोग सड़कों पर उतरे, बीजेपी से जुड़े, मतलब वो कह रहे हैं कि ये सिखों का अपमान हो गया, सरदार को गद्दार कह दिया, कांग्रेस का माइंडसेट है 1984 से 2026 आज तक नहीं बदला, जो पाकिस्तान जाकर मोदी सरकार की सुपारी देकर आते हैं वो गद्दार नहीं होते, जो पाकिस्तान के समर्थन में कश्मीर में जनमत संग्रह की बात करते हैं कांग्रेस पार्टी में, वो गद्दार नहीं है, जो भारत तेरे टुकड़े होने के नारे लगाते हैं वो गद्दार नहीं है, जो आतंकी अफजल की फांसी को न्यायिक हत्या बताते हैं वो गद्दार नहीं है, जो पाकिस्तान को क्लीन चिट देते हुए 26 11 अटैक को आरएसएस की साजिश बताते हैं वो गद्दार नहीं है, जो सर्जिकल स्ट्राइक को सर्जिकल स्ट्राइक बताते हैं वो गद्दार नहीं है, खालिस्तानी गद्दार नहीं है, जो भारत को काटने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वो रवनीत सिंह बिट्टू गद्दार हैं जिनके दादा सरदार बेअंत सिंह ने देश के लिए, पंजाब के लिए लड़ते हुए अपने प्राणों की आहुति दी। खालिस्तानी आतंकवादियों ने एक कार बम धमाके में उन्हें शहीद कर दिया। उनके परिवार से जुड़े लोगों को राहुल गांधी ने बताया गद्दार। एक बार बयानों को सुन लीजिए, फिर डिबेट शुरू करेंगे। सुनिए। The thing is, here is a traitor walking right by. Take a look at the face. This is what it looks like. Hello, brother. सर थोड़ा My traitor friend. Surrender. Don't worry, you'll come back. ये अपने आप को समझते क्या है? ये चीज कह के मुझे हाथ आगे कर रहे हैं, जैसे कोई शहंशाह हो, जैसे कोई मतलब वो समझते मालक ही हम हैं इस दुनिया देश के। तो भाई गांधी फैमिली के ना हो पर सिर पे पगड़ी है सरदार की, तो हाथ मिलाने जब बढ़ाया तो मैंने कहा आप लोग तो देश के गद्दार हो, देश के दुश्मनों जो रोज फौज के अगेंस्ट बात करते हो। अरे ये तो वो हल्का आदमी है, हल्का आदमी है, इतनी हल्की बात मत करें, हंसी मजाक की बात को हंसी मजाक तक रहने दें। और एक बड़ी खबर इस वक्त ये मिल रही है, दरअसल राहुल गांधी की किताब को लेकर अब फिर से विवाद हो गया है। ये जांच अब इसकी होगी कि क्या ये नियमों का उल्लंघन है कि बिना अप्रूवल और अप्रकाशित किताब का सार्वजनिक प्रदर्शन, जब किताब जो है वो पब्लिश ही नहीं हुई है उसको लेकर भी विवाद हो गया है। उधर नरवणे की अप्रकाशित किताब पर राहुल गांधी भी फंसते हुए नजर आ रहे हैं। अब ये हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि आप प्रकाशित किताब राहुल को मिलने पर सवाल है कि ये क्या नियमों का उल्लंघन है? बिना अप्रूवल अप्रकाशित किताब राहुल के पास कहां से आई? पब्लिश नहीं हुई तो किताब राहुल को कैसे मिली? और बीजेपी की मांग है कि जांच हो, सोर्स बताए राहुल गांधी कि जब अप्रकाशित किताब है और बिना अप्रूवल उस किताब का सार्वजनिक प्रदर्शन, क्या ये नियमों का उल्लंघन है? सूत्र बता रहे हैं कि किताब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में अप्रूवल के लिए गई हुई है, मंजूरी नहीं मिली है, तो अब
जिसका अप्रूवल नहीं हुआ और अप्रकाशित किताब का सार्वजनिक प्रदर्शन नियमों का उल्लंघन है, ये सोर्सेज बता रहे हैं। अब इसको लेकर बीजेपी मुद्दा बनाएगी। हमारे साथ सुधांशु त्रिवेदी लाइव जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, सांसद हैं। सुधांशु जी बहुत बहुत स्वागत। शिवसेना उद्धव गुट से आनंद दुबे जी हैं, आनंद भाई बहुत बहुत स्वागत। सोमनाथ भारती आम आदमी पार्टी से, सोमनाथ जी आपका स्वागत। और सीनियर जर्नलिस्ट वरिष्ठ पत्रकार अनंत विजय हमारे साथ है, अनंत जी आपका बहुत बहुत स्वागत। लेकिन सबसे पहले सुधांशु त्रिवेदी मैं आपसे शुरू कर रहा हूं। रवनीत बिट्टू को गद्दार, पूरे सिख समाज को गद्दार कहना कैसे हो गया, जो बीजेपी इशू बना रही है? बिल्कुल, आपने बहुत सही बात पूछा और इसका एकदम सटीक उत्तर है। रवनीत बिट्टू कोई सामान्य सांसद या मंत्री नहीं है। वो पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह जी के परिवार के हैं, उनके ग्रैंडसन हैं, जिन्होंने सिख समाज की एकता बनाए रखने के लिए और भारत से सिख समाज को तोड़ने के जो पाकिस्तान प्रायोजित षड्यंत्र थे उससे लड़ा, पंजाब को बचाया और अपनी जान को गंवाया। मुझे लगता है कि सिख धर्म के लिए जो बहुत बड़े बड़े लोगों ने बहुत बड़ा बड़ा योगदान दिया है, उनमें एक अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान बेअंत सिंह जी का बलिदान भी है। और जिसने इतना बड़ा बलिदान दिया उसके परिवार, और किस लहजे में कहा गया। एक तो पहली बात, किसी नेता प्रतिपक्ष को आज तक आपने भारत के इतिहास में संसद भवन के गेट की सीढ़ियों पर खड़े हुए, इससे पहले भी वो इस तरह के आइटम कर चुके थे। याद करिए जब तृणमूल कांग्रेस के सांसद पूर्व उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब का की मिमिक्री कर रहे थे, उस समय उनका वो वीडियो बना रहे थे। और आज वो मतलब एक सामान्य सांसद को आप कह रहे हैं, ऐसा नहीं है। आप एक शहीद परिवार से आने वाले व्यक्ति के लिए जिसने बहुत बड़ा योगदान दिया पंजाब ने, उसका मजाक उड़ा रहे हैं। और दूसरा ये भी शहीद परिवार से तो राहुल गांधी भी, राहुल गांधी के लिए सिद्धांत, हाँ नहीं, मगर उनके परिवार और इनके परिवार में बहुत अंतर है। कारण क्या है, उनके परिवार के जितने भी लोग शहीद हुए सब अपने को भारत रत्न दिलवा लिए हैं, सब सरकार से सब कुछ। और जौनो आप शहर में जाएंगे हिंदुस्तान के, आप आइए दिल्ली में देखिए, कनॉट प्लेस में इंदिरा चौक, फिर राजीव चौक, फिर चौक चौक के देखिएगा तो नेहरू, इंदिरा, राजीव के नाम के ऊपर इतने मतलब संस्थान और वो मिलेंगे। एक पक्ष ये है, जितना बलिदान और उतना उन्होंने सम्मान भी वसूल कर दिया। एक पक्ष ये है सुधांशु जी। अब मैं दूसरी बात, एक मिनट, एसी से जुड़ा एक सवाल है सुधांशु जी। मैं ये भी कहना चाहता हूं, एक पक्ष, एक मिनट बस, एक सवाल है। वो कह रहे हैं कि पार्टी का गद्दार, मतलब वो कांग्रेस का ये पक्ष है कि पार्टी का गद्दार, मतलब गद्दार दोस्त का, उन्होंने गद्दार दोस्त मतलब पार्टी से जैसे गद्दारी की। जैसे हमारे साथ एक विंडो में आपको आनंद दुबे जी भी नजर आ रहे हैं, वो शिंदे को गद्दार कहते हैं। तो वो शिंदे गद्दार मतलब पूरा मराठा समुदाय थोड़ी ना गद्दार हो गया। वो भी कहते हैं गद्दार, वो कहते हैं उद्धव गद्दार, ये आपस में गद्दार गद्दार लड़ते रहते हैं। तो वो कह रहे हैं कि पार्टी का गद्दार, गद्दार दोस्त जो पार्टी से गद्दारी की, पूरी कौम को गद्दार नहीं कहा। ये डिफरेंस कांग्रेस ने समझाया। त्रिवेदी जी हाँ बता रहा हूं, अगर उन्होंने यह शब्द प्रयोग किया होता कांग्रेस का गद्दार, शायद थोड़ा बचाव होता। मगर उसमें भी मैं कहना चाहूंगा, अरे भाई कांग्रेस का गद्दार कौन? अगर मैं ईमानदारी से कहूं, भारत नहीं दुनिया के इतिहास में इकलौता उदाहरण होगा जब 1969 में नीलम संजीव रेड्डी ऑफिशियल कैंडिडेट थे कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रपति के, और अपनी पार्टी के कैंडिडेट के खिलाफ अंतरात्मा की आवाज पे अपनी पार्टी के सांसदों से अलग वोट करवाने का काम किसने किया? इंदिरा गांधी ने। और उस पर पार्टी टूट गई। अब बताइए गद्दारी किसने की? आइए 1979 में जब यह कांग्रेस आई बनी, पूरी कौम कैसे गद्दार हो गई? कांग्रेस के अध्यक्ष थे। मैं आपसे कह रहा हूं ना, अगर उन्होंने कांग्रेस के गद्दार कहा होता तो भी गलत था। गद्दार दोस्त, आपने पार्टी कांग्रेस कोई नाम नहीं लिया, आपने कहा मेरा गद्दार दोस्त। हाँ। अब गद्दार दोस्त में पार्टी कहां से आ गई, ये मुझे बता दें। वो कह रहे दोस्त मतलब वो हार्ट, उन्होंने पहले कहा ए ट्रेटर इज कमिंग, फिर जब नजदीक आए तो उन्होंने कहा माई ट्रेटर फ्रेंड। यस, पहले ट्रेटर इज कमिंग, फिर माई ट्रेटर फ्रेंड। इसमें पार्टी कहां से आ गई? ये बचाव में किया जाने वाला छटपटाहट और बौखलाहट का एक प्रयास मात्र है। आनंद दुबे जी बड़ा मुस्कुरा रहे थे क्योंकि गद्दार से तो इनका पुराना नाता है। गद्दार गद्दार ये लोग बहुत खेलते हैं महाराष्ट्र में। शिंदे गद्दार, वो कहते हैं उद्धव गद्दार। तो ये जब गद्दार कहते हैं शिंदे जी को, तो मराठा समुदाय को थोड़ी ना गद्दार कह रहे। नहीं आनंद जी, वैसे राहुल गांधी बड़ा परेशानी कर देते हैं आप लोगों को। अच्छा खासा मोदी सरकार को घेरने का मौका होता है, राहुल जी पलीता लगाते थे आपकी कोशिशों में, नहीं आनंद जी?
बीजेपी के स्टार कैंपेनर है राहुल गांधी। बहुत बहुत नमस्ते जी नमस्ते नमस्ते नमस्ते। मैं अभी सुधांशु भाई साहब को सुन रहा था तो एक गाना याद आ गया कि दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है, उम्र भर का गम हमें इनाम दिया है। अगर राहुल गांधी जी और नवनीत सिंह बिट्टू जी 15 साल एक ही सदन में बैठकर दोस्ती किए हों, दोनों एक ही पार्टी के नेता रहे हों, वो 3 बार सांसद चुने गए, राहुल जी उनसे ज्यादा 1-2 बार और चुने गए, तो जो अपनापन होता है, जो अपना करीबी होता है, हम उम्र होता है, वो अगर संकट के समय 2014 में कांग्रेस हारी, 2019 में कांग्रेस हारी, 2024 में हारी, जब कांग्रेस के दोस्तों की जरूरत होती है, चाहे वो जितिन प्रसाद हो, चाहे वो नवीन जिंदल हो, चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, चाहे वो मिलिंद देवरा हो और चाहे नवनीत सिंह बिट्टू हो, जब कोई अपना दूर जाता है और सामने अचानक पड़ता है तो मुस्कुराकर नोकझोंक, मीठी नोकझोंक होती है कि देखो ये हमारा दोस्त है, गद्दारी कर गया हमारे साथ। लोग कहते हैं, आम जीवन में कहते हैं, सुधांशु भाई इसको अच्छे से जानते हैं, ये व्यवहारिक शब्द है कि देखो इसने कर दिया, लेकिन राहुल जी ने मुस्कुरा कर कहा। ठीक है, उसके बाद वाद विवाद बढ़ा, सबने टीवी फुटेज आए, अब बीजेपी इसको एंगल दे रही है कि पूरे सिख समाज का हमने एक अपमान कर। एक बात बताइए, कांग्रेस पार्टी ने 2004 में और 2009 में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को प्रधानमंत्री बनाया ना, कांग्रेस ही अपना दल का नेता चुनती है, वही प्रस्ताव देती है, उसके बाद फिर सारे नेता लोग उसको अपना नेता चुनते हैं। ये बीजेपी को नहीं दिखेगा। मतलब कि बीजेपी अपनी सहूलियत के ढंग से जो गंदी राजनीति करना चाहती है अमन भाई, उसका हमको विरोध है। ठीक है, पार्लियामेंट चलना चाहिए, पार्लियामेंट करोड़ों रुपए के पैसे से चलती है, हमारे और आपके वो पैसे हैं। देखिए एक चीज से मेरी थोड़ी सी नाइत्तेफाकी है, सुनिए ना जो आपने सवाल पूछा ना, मैंने भी वही पूछा सुधांशु जी से, पूरी कौम को कैसे गद्दार कह दिया साहब, वो मेरी आपसे इत्तेफाकी है। लेकिन एक चीज को लेकर मेरी थोड़ी नाइत्तेफाकी है, आपने वो वीडियो देखा, उसको तो कोई नहीं जस्टिफाई, वो एक एलओपी, मतलब आप समझ रहे हैं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, एक पद है, गरिमा है, एक उनका कॉन्डक्ट होना, वो सीढ़ियों में बैठे हैं, नीचे भी चल रहा है वीडियो, और जैसे कॉलेज में रैगिंग नहीं होती, सीढ़ियों में कुछ लोग बैठे होते हैं, वो फप्तियां कसते हैं, देखो देखो एक गद्दार गुजर रहा है, इसका चेहरा देखो, चेहरा देखो, ये कॉन्डक्ट आपको बहुत नॉर्मल है, आपके हिसाब से नॉर्मल है? अरे वो एक चेहरा देखो, चेहरा देखो, वो एक अपना एक मिनट अमन भाई, एक मिनट। हाँ। उसको इस प्रसंग में भी देखेंगे, अपनापन है। देखो देखो इसका चेहरा देखो, देखो मुझसे दूर जा रहा है, फिर हाथ भी बढ़ाया, लेकिन बिट्टू ने हाथ नहीं मिलाया। तो ये सोचो ना कि राहुल गांधी उनको अभी भी कितना प्यार करते हैं कि यार हमारा आदमी है, 24 में चला गया, देखो हमें संकट में छोड़ के। देखो उसको इस हिसाब से देखो, ये विंडो में देखो, तीसरी विंडो में देखो गद्दार, बड़ा दिल दिखाई, तीसरी विंडो में देखो गद्दार, ये देखियो लाल पटका पहन के बैठा है गद्दार, देखो देखो गद्दार, आनंद दुबे गद्दार। मैं अपनेपन में कह रहा हूं, आपको बुरा मत मानिएगा, अपनेपन में कह रहा हूं, अपनेपन में कह रहा हूं आपको आनंद जी। मैं तो मुस्कुरा रहा हूं। हाँ, कोई बात नहीं, कोई कह रहा हूं, कोई आपको ऐसे कहेगा तो बुरा लगेगा ना। आनंद जी कैसी बातें कर रहे हैं आप? आनंद जी कोई आपको ऐसे गद्दार कहेगा, चेहरे पर आपके देखो गद्दार जा रहा है, चेहरा देखो मुस्कुरा रहा है गद्दार, आपको बुरा लगेगा ना आनंद जी? नहीं लगेगा आपको? जब उद्धव ठाकरे को गद्दार कहा था, मुझे याद है शिवसेना के, एक मिनट रुकिए, मुझे याद आ गया कुछ, एक मिनट रुकिए, याद आ गया मुझे, उद्धव ठाकरे को गद्दार कहा था, शिवसैनिक सड़कों पर उतर आए थे, मुझे याद आ गया अभी जब शिंदे गुट के नेताओं ने उद्धव ठाकरे को गद्दार कहा था। गद्दारी तो हमारे साथ हुई है और आप गद्दार कहने वाले पिटते बचे थे, गद्दारी तो हमारे याद साथ आ गया मेरे को, मुझे याद आ गया, गद्दार कहने वाले हमारे साथ हुई बचे थे महाराष्ट्र में, आप लोग पीटने उतर गए थे गद्दार कहने वाले को। गद्दारी तो, अरे तो हम गद्दार नहीं है ना, जिसने नहीं किया है उसको मत कहिए। आनंद दुबे कोई गद्दारी करके नहीं भागे हैं, लेकिन भागे होते तो सुनता, अपनेपन में सहता। एकनाथ शिंदे के लोग सुनते हैं, अपनेपन में सहते हैं। एकनाथ शिंदे के लोग आज भी 50 खोखे एकदम ओके का बोझ उठाकर चलते हैं, और कभी कभी तो भाजपाई भी उनको सुना देते हैं। लेकिन जो गद्दारी नहीं किया है उसे मत कहिए, और जो किया है उसको प्यार से झुकना पड़ेगा, उसे सुनना पड़ेगा। क्या चीज है, मैं क्लियर, वो जो कहता है उसको नहीं लगता, जिसको कहा जाता है वो तय करेगा ना। सुधांशु जी अब जवाब देना चाह रहे हैं, लेकिन अगर आपको जब गद्दार कहा गया था उद्धव ठाकरे जी को, जिसने गद्दार कहा, पिटते पिटते बचे, दौड़ाया जा रहा था उनको सड़कों पर, अरे तो हम तो गद्दार हैं ही नहीं। अरे तो ये रवनीत बिट्टू कैसे, आप क्यों, हु आर यू टू डिसाइड बिट्टू गद्दार, हु आर यू टू डिसाइड बिट्टू गद्दार? अरे तो दोनों दोस्तों का मामला है, तो वो दोनों दोस्तों का मामला, तो शिंदे उद्धव जी भी दोस्त होंगे, दोनों दोस्त हैं। चलिए हो गया, ठीक है, मैं कह रहा हूं उद्धव जी को अपनेपन में गद्दार कह दिया गया होगा। नहीं, चलिए एक बार सुधांशु जी बोल लें, उसके बाद 1 मिनट सर प्लीज। नहीं, फिर मैं सोमनाथ जी आ रहा हूं और अनंत विजय जी आ रहा हूं। देखिए मैं अभी आनंद भाई ने जो बोला, तो गद्दार, दोस्त, 2 शब्द इन्होंने यूज किए,
जी। अब मैं सिर्फ फैक्ट सामने रख रहा हूं, बाकी आपके लाखों दर्शक अपने आप तय करेंगे। वो शिवसेना, जो श्रद्धेय बाला साहब ठाकरे जी, जिन्होंने कहा था कि बाबरी मस्जिद गिराने पे अगर मेरे सैनिकों, शिव सैनिकों पे आरोप है तो मुझे गर्व है, आज कहां खड़ी है बाबरी मस्जिद बनाने वाले लोग? शांति। शिवसेना का एक बयान तक नहीं आया है। संजय राउत ने घुमा फिरा के समर्थन कर दिया है कि मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बन रही है। गजब की दोस्ती है साहब। आज मुस्लिम लीग उस गठबंधन में जिसमें आप हैं, देश का विभाजन करने वाली मुस्लिम लीग, गजब है साहब। आज आप उनके साथ हैं। जुबली हिल्स चुनाव में एमआईएम जिसके साथ है उनके साथ हैं। आप भाई साहब उन लोगों के साथ हैं जिन्होंने अफजल को हालात का मारा कहा, जिन्होंने बुरहान वानी को भटका हुआ नौजवान कहा, जिन्होंने ओसामा को जी कहा, जिन्होंने हाफिज को साहब कहा, जिन्होंने जाकिर को शांति का नसीहा कहा, जिन्होंने इशरत को बेटी कहा, जिन्होंने भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह वालों का समर्थन किया, जिन्होंने पाकिस्तान के आर्मी चीफ से जाकर गले मिले। भाई साहब कहां से कहां तक आ गए चलते चलते। किस दोस्ती को निभाने में अपनी विचारधारा के साथ क्या हुआ है, आपके साथ नहीं है, ये आपकी पीड़ा है। के ऊपर बोल देता हूं। हम किसके साथ है वो आपकी पीड़ा नहीं है। नहीं, मेरे साथ नहीं, आप किसके साथ है सिर्फ हमें बता रहे। हमने तो कहा ही नहीं हमारे साथ है कि नहीं। हम अब अपने आप देख सकती है कि शिवसेना मुस्लिम लीग के गठबंधन में छोड़ा है, तो आप कह रहे हैं कि हमने शिवसेना उस गठबंधन में है जिसमें मुस्लिम लीग शामिल है नहीं है। अब खैर आप तो आनंद जी एक एक करके आनंद जी भाई साहब मैंने अपना तो बोला ही नहीं आनंद जी। मेरा पहला वाक्य था लाखों दर्शक अपने आप निर्णय करेंगे किससे दोस्ती निभाकर किसने किस विचारधारा के साथ गद्दारी की। अब मैं आता हूं कांग्रेस पे, बस एक लाइन और कह दूं अमन भाई, कांग्रेस के अंदर राहुल गांधी को गद्दारी नजर आती है। गद्दारी नहीं है, खुददारी का मामला है। कांग्रेस में जो भी खुददार है, मैं पूछना चाहता हूं, मोदी जी की आंधी आई, एक ही राज्य था जहां पर कि उसके बाद भी सरकार बनी, वो था पंजाब। कैप्टन अमरिंदर सिंह जीत के आए, क्या हुआ? उनको निकाल बाहर कर दिया। मैं चीफ मिनिस्टर्स के नाम ले रहा हूं, सामान्य के नहीं। गुलाम नबी आजाद साहब आपके चीफ मिनिस्टर थे, बाहर कर दिया। विजय बहुगुणा आपके चीफ मिनिस्टर से बाहर कर दिया। और आपके साथ के जो लोग आपकी बाबा ब्रिगेड के कहे जाते थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनको बाहर कर दिया। बाहर का रास्ता दिखाया आपने। क्यों? आप हर व्यक्ति से ऐसा बर्ताव करते थे जिसके अंदर जरा भी खुददारी होगी वो उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता था। और इसीलिए आज मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, राहुल गांधी को ऐसा मजाक में बोलते हैं। भाई साहब एक लाइन सुन लीजिए। वो गुजरात कांग्रेस में अधिवेशन में जाके बोले कि गुजरात में दो प्रकार की कांग्रेस है। आधी कांग्रेस वो जो बीजेपी से मिली हुई है, आधी कांग्रेस वो जो कांग्रेस के साथ है। भाई साहब अपनी पार्टी को गद्दार बता रहे हैं। मुझे लगता है इससे बुरे दिन कांग्रेस पार्टी के साथ नहीं आ सकते जो राहुल गांधी के वक्तव्यों के बाद आते हैं। और आनंद भाई से मुझे सहानुभूति है, ये बिना वजह इनको लपेटे में आना पड़ता है। चलिए अच्छा दिया। ये मतलब गद्दार या खुददार, जो मतलब साथ में नहीं परिवार तो गद्दार। सोमनाथ जी बताएंगे। सोमनाथ जी, राहुल गांधी परेशानी खड़ी कर देते हैं आप लोगों के लिए, नहीं इंडिया अलायंस के एजेंडे को पंचर कर देते हैं। आप लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, मुद्दा बन रहे हैं। ममता दीदी कहती है कि राहुल गांधी बीजेपी की सबसे बड़ी टीआरपी है, और राहुल ना होते तो सुधांशु जी बीजेपी का क्या होता। और आप लोग भी पूरी चढ़ाई के मूड में, चीन पर जवाब दो, नरवणे साहब की किताब पर जवाब दो, अमेरिका की डील पर जवाब दो। फिर एंट्री होती है द ग्रेट राहुल गांधी जी की, और फिर हो जाता है एजेंडा पंचर और बीजेपी ट्रैक बदल देती है सरदार गद्दार। नहीं, ये दर्द तो होगा आपका सोमनाथ भाई। फिर अनंत जी आ रहा हूं। अमन जी, मैं तो कई बार कह चुका हूं, मेरी पार्टी कई बार ये बात कह चुकी है कि जब जब भाजपा घिरने लगती है, चाहे मसला पहलगाम के अंदर हमारे बहनों का विधवा होना हो, चाहे अमरनाथ पे अटैक का हो, चाहे देश की सुरक्षा का मसला हो, चाहे भारत और चीन का मसला हो, भारत पाकिस्तान का मसला हो, चाहे ऑपरेशन सिंदूर का मसला हो, तब राहुल जी कुछ ऐसा बोल देंगे, ऐसा कर देंगे कि सारा का सारा फोकस शिफ्ट हो जाता है। इस वक्त भाजपा की सबसे नाजुक स्थिति थी। यूएस ट्रेड डील में जैसा देश को एक तरह से गिरवी रखने का प्रयत्न किया भाजपा ने, मतलब जहां 15 से 70% का हमारा टैरिफ था भारत का अमेरिकन प्रोडक्ट्स को लेकर के, और भारत के प्रोडक्ट्स का टैरिफ था 3%, तो वहां क्या हुआ है? भारत के अंदर अमेरिकन प्रोडक्ट 0% टैरिफ, और भारत का प्रोडक्ट्स अमेरिका में 18% टैरिफ, और उसको जीत बता रहे हैं। और साथ में दादागिरी देखिए ट्रंप की, कह रहा है भाई तेल खरीदोगे तुम लोग, रशिया से नहीं खरीदोगे, अब वेनेजुएला से खरीदोगे।
भाई अब जो ये चाबहार पोर्ट है उससे बाहर निकलिए। मतलब किस प्रकार की बातें चल रही है। अब कृषि का जो कृषि का प्रोडक्ट है वो भी आएगा उनका, डेयरी के जो हमारी सेक्टर है वो भी खोल दिया गया, जो फिशरीज का है वो भी खोल दिया गया। अब बगैर तैयारी किए भारत के एग्रीकल्चरिस्ट फार्मर, ये मुझे भी नहीं पता ये सोर्स क्या, ये सब हो गया क्या? डेयरी सेक्टर खुल गया, कृषि सेक्टर खुल गया, ये सब। अरे भाई जब पीयूष गोयल जी ने बयान दिया सुना नहीं क्या आपने? वही मैं कह रहा हूँ, ये सब मुझे बगैर मंत्री का बयान सुने हुए आ गए। माननीय मोदी जी ने जो ट्वीट का जवाब दिया अपने ट्वीट से, क्योंकि ट्वीट चल रहा है, ना सुधांशु जी के पास है ना मेरे पास है वो ट्वीट डील क्या हुआ है, लेकिन जो ट्वीट हमारे पास दोनों का ट्वीट है। नहीं, कॉमर्स मिनिस्टर ट्रंप ने इतना कुछ दुस्साहस दिखाया, गोयल की पीसी भी हुई है, तो क्यों नहीं मोदी जी ने कहा ये बात कि तेरी जुर्रत कैसे हुई? मोदी जी का मुंह सिला हुआ क्यों है? उन्हीं कमजोर कड़ी क्या है? ठीक है, सोमनाथ फाइल तो नहीं है कमजोर कड़ी। सोमनाथ जी एक मिनट, मैं तो ये सवाल आपसे पूछ सकता हूं, बताइए। आपको किस पे भरोसा है? सरकार पर भरोसा है? सरकार ने तो क्या पोस्ट किया? पीयूष गोयल को अगर आपने सुना हो, कॉमर्स मिनिस्टर को हमारी सरकार ने क्या कहा है? क्या पीएम के पोस्ट में कहीं इस बात का जिक्र है कि कृषि खोल दिया, डेयरी खोल दिया? आपके पास एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन है? माननीय अमन जी फोन करके बताया होगा। माननीय अमन जी, सुधांशु जी जानते हैं मैं क्या कह रहा हूं। हाँ, सुनिए, इतना डिफेंड सुधांशु जी भी नहीं करते हैं बीजेपी को। सुनिए, ऐसा है कि हम तो अपने प्रधानमंत्री भरोसा करते हैं। हम तो वेट कर रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी मुंह खोलें और बोलें, ए ट्रम्प भैया अपने औकात में रहो। ये क्या बकवास किए जा रहे हो? औकात में ना तुम्हारे डर से हम तेल खरीदना बंद करेंगे रशिया से। अरे वो हमें औकात दिला रहा है। वो क्या कह रहा है? सोमनाथ जी, क्या कह रहा है हमारे प्रधानमंत्री को? सोमनाथ जी एक मिनट रुकिए ना। क्या कह रहा है हमारे प्रधानमंत्री? सोमनाथ जी एक मिनट रुकिए ना। सोमनाथ जी, विद ड्यू रिस्पेक्ट, क्या कह रहा है हमारे प्रधानमंत्री? डिप्लोमेसी में औकात दिखाना। राहुल गांधी पहले कह रहे थे कि झूठा कह दो उनको। राहुल गांधी कह रहे थे कि झूठा कहो ट्रंप को, झूठा कहो ट्रंप को। डिप्लोमेसी में भाषा नहीं होती, डील होनी जरूरी थी। हाँ, उसको लेकर टर्म्स एंड कंडीशन जो है वो फाइन प्रिंट आएगा। अभी तो आपको भी नहीं पता, अभी तो आपको भी नहीं पता ना, तो आपके पास कहां से सारी जानकारियां? कुछ भी कह सकता, हम काउंटर में ना करें उसको। अरे तो ट्रंप पर इतना भरोसा है तो ट्रंप ने तो मोदी को टफ नेगोशिएटर कहा था, मानते हैं क्या? ट्रंप ने मोदी की तारीफ की थी, इज ए टफ नेगोशिएटर। भैया वो तो है, ये पहले चढ़ाता है। अरे ट्रंप बड़ा बिजनेसमैन है भाई, वो पहले चढ़ाता है। अच्छा चलिए ठीक है, सुधांशु जी जवाब देंगे, उसके बाद मैं आनंद विजय आ रहा हूं। ठीक है सर। फिर कहता है हमारा कृषि प्रोडक्ट भी जाएगा भारत। ठीक है। सोमनाथ भारती जी स्वयं एक वकील हैं, तो गंभीरता से बात करनी चाहिए। सुधांशु जी अब आप बोलिए। जब सदन के पटल पर वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कृषि, डेयरी, यह क्षेत्र नाम लेके कहा है, इनको हमने पूरी तरह प्रोटेक्ट किया है और जो डिटेल होगा तो अब जब सदन के पटल पे जवाब दिया हुआ है उसके बाद आपको समस्या है। और दूसरी बात भाई साहब, आप जैसे व्यक्ति से मैं अपेक्षा नहीं करता, आप कहते हैं ट्रंप ने घोषणा की। भाई साहब, टैरिफ कौन लगाता है? टैरिफ अमेरिका की सरकार ने लगाया था, तो उसके घटाने की घोषणा अमेरिका ही करेगा। जैसे एक्साइज ड्यूटी हम लगाएंगे, बढ़ाएंगे किसी भी देश पे, तो घटाने का भी हम ही करेंगे। और मैं अमन जी आपके दर्शकों के लिए बता देना चाहता हूं, टैरिफ वर्ड बहुत होता है, टैरिफ को हिंदी में कहते हैं तट कर, ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। जिस देश के तट पर पहुंचता है माल वहां कर लगाता है, तो यह अमेरिका का तट कर था, अमेरिका के तट पे लगा, तो वही समाप्त करने की घोषणा करेगा, कम करने की। क्या बच्चों जैसी बात करने लगते हैं कि मतलब हम दूसरे देश के टैक्स के कम करने की घोषणा कर सकते हैं? कोई दूसरा देश कह सकता है कि भारत सरकार का एक्साइज वो कम कर सकता है? इसलिए इस प्रकार की बचकानी बात करने से बचना चाहिए। और मैं लास्ट पे कहूंगा, एक गंभीरता से समझना चाहिए। देखिए सोमनाथ जी 30 सेकंड बस एक लाइन में, इतना होने के बाद अगर आकर किया है तो आप समझ सकते हैं कि भारत के हितों के संदर्भ में। और आप तो साहब भाई साहब क्या हैं, ट्रंप तो वहां का राष्ट्रपति है। आपके केजरीवाल जी तो बोले थे दुनिया का सबसे बड़ा अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स, उसमें अपनी तारीफ छपवाना कितना मुश्किल है। अरे फूले नहीं समा रहे थे न्यूयॉर्क टाइम्स में, एक छपवाया हुआ आर्टिकल आ गया था, क्योंकि छपवाना शब्द उनके मुंह से निकला था। गजब है साहब, वहां के एक अखबार में उससे पहले 30 सेकंड कैसे गदगद होते हैं। यहाँ जब ट्रंप ने कोई बात व्यक्तिगत कमेंट नहीं किया। सोमनाथ भारती, सोमनाथ जी बोलिए, जवाब दे दो सोमनाथ जी। चलिए मान लिया सुधांशु जी, आप विद्वान व्यक्ति हैं, आप ठीक कह रहे हैं कि कम करने वाली घोषणा तो ट्रंप करेगा, लेकिन 0% होगा भारत का टैरिफ। तटकर, जो तटकर बताया आपने, उसी घोषणा तो हमारे मोदी जी करेंगे। नहीं, हम तेल नहीं खरीदेंगे रशिया से। हाँ, तो भारत में कौन करेंगे? मोदी जी करेंगे ना। भारत में हम कहां से तेल खरीदेंगे? तो मोदी जी काउंटर क्यों नहीं कर रहे हैं कि भाई ये तो हमारा डिसीजन है, मैं देश का प्रधानमंत्री हूं,
आप कौन होते फैसला करने वाले? क्यों नहीं कर रहे हैं? मोदी जी का मुंह बंद क्यों है? अदानी कमजोर कड़ी है कि एप्स्टीन फाइल कमजोर कड़ी है? बताइए। चीज है, हो सकता है डील का ड्राफ्ट तो भी आएगा, अगर ऐसा होगा तो हम लोग भी सवाल उठाएंगे। अभी सोर्स क्या है आपका? सोर्स सर क्या सोर्स है? क्या सरकार ने बोला 0% हो गया या होगा? मान्यवर 2 ट्वीट है, तो आप वही कह रहे हो जी के बाद भी पास वही 2 अभी आप कह रहे थे कि ट्रंप भरोसे लायक नहीं है। अभी आप कह रहे थे ट्रंप भरोसे लायक नहीं है, अब आप कह रहे हैं ट्रंप की बात शाश्वत सत्य है। मैं वही कह रहा हूं, एक चीज हमको तय करनी पड़ेगी। अरे आपने अमन जी देखा नहीं, अब भाजपा ने क्या नाचना शुरू कर दिया? अनंत कृषि सेक्टर खोल दिया हमने, सर भाजपा ने डेयरी सेक्टर खोल दिया भारत में। अरे भाई किसानों की मुसीबत का कारण बनने वाले हैं आप। चलिए ठीक है, अनंत विजय फिर वापस जो है ट्रैक उस तरफ बढ़ा, लेकिन मैं उस तरफ लेके जाऊंगा राहुल गांधी। हालांकि ये सारे सवाल हैं जिसका जवाब सुधांशु जी देंगे, लेकिन अनंत विजय ये जो कह रहे हैं हंसी मजाक वाली बात की थी भाई राहुल गांधी ने, तो हंसी मजाक में एज ए फ्रेंड कह दिया, दोस्त, गद्दार दोस्त, जैसे हम लोग मजाक में कहते हैं। तो इसको इतना बड़ा बात का बतंगड़ राई का पहाड़ बना दिया बीजेपी ने, सिक्कों का और ये सब गलत है ना। वो तो मजाक में कह रहे थे भाई दोस्त, गद्दार दोस्त, वो तो छेड़ रहे थे, मजाक, हंसी मजाक। अनंत विजय अमन जी, मजाक में और कुंठा के सार्वजनिक प्रदर्शन में थोड़ा सा अंतर है, बहुत महीन रेखा होती है। जब आप अपना फ्रस्ट्रेशन या अपनी कुंठा कहीं निकालते हैं तो बार बार वो कहना पड़ता है आपको। आपने सुधांशु जी ने उस ओर इंगित किया, बताया कि कैसे उन्होंने कहा ए ट्रेटर इज कमिंग, तो इसमें कहां मजाक था? आनंद दुबे जी आजकल मजाक वाले यूनिवर्स में विचरण कर रहे हैं, इसलिए उनको मजाक लगता है। मुझे लगता है कि हो सकता है कि उद्धव जी और उनके बीच, जैसा आपने उदाहरण दिया, कि वो भी हंसी मजाक में एक दूसरे को गद्दार कहते होंगे, इसलिए वहां महाराष्ट्र में की राजनीति में ये मजाक चलता होगा। लेकिन संसद के पटल पर एलओपी को इस प्रकार से सीढ़ियों पर खड़े होकर छात्रोचित व्यवहार जो वो कर रहे थे, मुझे नहीं लगता। और आजकल तो जो छात्र मतलब सीनियर क्लास में होते हैं वो भी ऐसा व्यवहार नहीं करते जब से एंटी रैगिंग लॉ आ गया है। लेकिन राहुल गांधी पता नहीं, अभी तो सोमनाथ जी बोलते बोलते रुक गए, कुछ वो दूसरे ट्रैक पे चले गए, क्योंकि उनको इन मनोहर कहानियों में बड़ा मजा आता है। सोमनाथ जी को, इनकी पार्टी को मैं 2010 से फॉलो कर रहा हूं सर। कितने लोगों की सूची गिनाते थे, ये भ्रष्ट, प्रणब मुखर्जी भी भ्रष्ट, फलाने भी भ्रष्ट, चिनाने भी भ्रष्ट, और सबके साथ जाके इन्होंने समझौता कर लिया। छोड़ दीजिए, सोमनाथ भारती जी को इतना वो उनकी उस बात पे चाहिए, वो कहना चाह रहे थे कि उन्होंने, राहुल गांधी जी ने मजाक उड़ाकर सारे पर पानी फेर दिया, लेकिन पता नहीं कैसे वो भटक गए थोड़ा सा। मुझे उम्मीद थी कि वो, क्योंकि इनके सारे प्रवक्ता आज यही राहुल गांधी को कोसने का काम कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी ने जिस प्रकार से एक बने हुए टेम्पो को विपक्ष ने ठीक ठाक दबाव बना लिया था, मुझे लगता है उसके बाद किताब आज हाथ में लहराना, एक ऐसी किताब जो अभी पब्लिश नहीं हुई है, बल्कि मेरे तो एक प्रकाशक मित्र ने कहा कि कहीं से इनको पीडीएफ मिल गया होगा, उसका इन्होंने वो क्या डिजिटल प्रिंट निकलवा लिया होगा, मुझे मालूम नहीं है। मुझे कुछ लोग ये भी बता रहे हैं कि किताब तो वो लेकर आए थे, आज किताब तो लेकर आए, एक ही कॉपी थी ना, वो डिजिटल प्रिंट बड़े आराम से निकल सकता है, वो 5 कॉपी निकलवा लीजिए अगर आपके पास पीडीएफ मिल जाती है तो। मुझे मालूम नहीं, इसकी प्रॉपर जांच होनी चाहिए। मैं तो आपके चैनल पर, और सुधांशु जी यहाँ बैठे हैं, रक्षा मंत्री ने जब किस दमखम के साथ और भरोसे के साथ कहा कि वो किताब प्रकाशित नहीं हुई, उस प्रकाशक से भी पूछताछ होनी चाहिए और नरवणे साहब से भी बात करनी चाहिए कि ये किताब प्रकाशित होकर कैसे बाजार में आ गई। नहीं, अब तो फिर वो लड़ाई जो हो गई है वो तो दूसरी हो गई है, तो किताब वर्सेस किताब हो गई है। अब वो निशिकांत दुबे कौन सी किताबें लेकर आ गए हैं, वो किताब तो सबको मालूम है, दुबे जी कौन सी किताबें ले आए हैं, वो कह रहे हैं कि फिर किताबें खुलेंगी तो बहुत सारे चैप्टर खुल जाएंगे इतिहास के। तो किताब वर्सेस किताब की लड़ाई में नाजुक स्थिति कई लोगों की हो सकती है, वो जिसका जिक्र वो कर भी रहे थे। हालांकि उसको लेकर अलग विवाद है, बवाल है। लेकिन सुधांशु त्रिवेदी ये वो कहते हैं भी एंटी नेशनल, तो आप लोगों ने भी कहा था अगर गद्दार कहना गलत है, तो एक दिन पहले पीयूष गोयल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एंटी नेशनल कह दिया था इंडिया अलायंस के नेताओं को। तो वो गद्दार कहें तो गलत, आप एंटी नेशनल कहे तो सही। एक दिन पहले पीयूष गोयल ने एंटी नेशनल कहा था। सुधांशु त्रिवेदी, एक बात बहुत अच्छी तरह समझिए, एंटी नेशनल हमने ऐसे ही नहीं कहा था। मैं विनम्रता से पूछना चाहता हूं, पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ अपने डोजियर में राहुल गांधी का उल्लेख किया है। यस, क्या भाजपा या रणवीर सिंह बिट्टू का कभी उल्लेख किया गया है किसी भारत के विरुद्ध, भारत के दुश्मन देश के द्वारा? आइए साहब, पाकिस्तान की मीडिया में सुर्खियां बने हुए थे कौन? पाकिस्तान के नेताओं के बयान नहीं सुर्खियां बने हुए थे, भारत के इंडी गठबंधन के नेताओं के बयान सुर्खियां बने हुए थे। अब आइए साहब,
भारत के डायरेक्टर जनरल एयर ऑपरेशन और विंग कमांडर व्योमिका सिंह और कर्नल सोफिया कुरैशी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उस पे जो कमेंट इंडी गठबंधन के थे, हु बहु वर्ल्ड बाय वर्ल्ड इन वर्बेटम, वो पाकिस्तान के नेताओं के, जिसे मैं एक एग्जांपल दे देना चाहता हूं। फवाद चौधरी जो पाकिस्तान के पूर्व मंत्री हैं, उन्होंने 2024 के लोकसभा के समय एक ट्वीट किया, मोदी हटना चाहिए, बीजेपी जानी चाहिए, उसके बाद जो होगा देख लेंगे। यही तो बोलते थे ये लोग कि भाई हम आपस में निपट लेंगे। फिर उसने राहुल गांधी की तारीफ की, फिर उसने नेहरू की तारीफ की। भाई साहब, वर्ड में कोई अंतर हो तो बता दीजिए। नहीं, लेकिन फिर भारत की सेना को अध्यक्ष को सड़क छाप गुंडा कहा जाना और पाकिस्तानी सेना के फिर भी एलओपी वो हमारे लगाना, भाई साहब देश के एलओपी है, लीडर ऑफ अपोजिशन है। विपक्षी नेता को एंटी नेशनल से उनकी तुलना करना, एलओपी वो कह रहे हैं उन्होंने गद्दार कह दिया तो इतना बड़ा बवाल मचा दिया आप लोगों ने, आप देश के एलओपी को एंटी नेशनल कह रहे हैं, वो फिर कैसे सही? हाँ बता रहा हूं, सब प्रमाण बोल रहा हूं। मार्च 2023 में राहुल गांधी लंदन में जाके बोलते हैं, वाई द डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी अमेरिका, इंग्लैंड एंड यूरोप आर साइलेंट ओवर इंडिया, वाई दे आर नॉट एक्टिंग। ये क्या है भाई? सीधे आप विदेशी ताकतों से भारत में हस्तक्षेप के लिए गुहार लगा रहे हैं और उनको कह रहे हैं डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी। इसका क्या मतलब है? दूसरा मैं उदाहरण कोट करता हूं। राहुल गांधी ने सितंबर 2024 में डैलस में यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में जाके कहा कि दुनिया में बेरोजगारी की बड़ी भीषण समस्या है, मगर चीन ने उसको बहुत अच्छे ढंग से टैकल किया है, भारत नहीं टैकल कर पा रहा है। यह कब बोला? सितंबर 2024। आपके लाखों दर्शक जाके चेक करें, यूनिवर्सिटी ऑफ डैलस, यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास डैलस में जाके बोला। जबकि उसी समय का आंकड़ा देखिए, जनवरी 23 से लेकर जुलाई 23 तक चीन में बेरोजगारी की दर 21.9% हो गई। उसके बाद चीन ने डाटा देना बंद कर दिया 6 महीने के लिए। फिर उसने जनवरी 2024 में अपना बेस चेंज किया। फिर जुलाई 2024 में फिर उसकी 17% हो गई बेरोजगारी की दर। और ये बेशर्मी के साथ ये कह रहे हैं कि सितंबर 2024 में कह रहे हैं कि चीन ने कंट्रोल कर लिया, भारत नहीं कंट्रोल कर पा रहा है। एक चीज को समझिए, अब मैं विनम्रता से आपके पास एक मिनट सुधांशु जी, आपके पास तर्क है ना? भारत विरोधी लोगों से जाकर एंटी नेशनल कहने को लेकर आपके पास तर्क है? जाके मिला जिन्होंने कश्मीर को अलग होने की बात कही। मैं कह रहा हूं आपके पास तर्क है ऐलान उमर से मिले जिन्होंने कहा? कश्मीर के भारत से अलग होने की बात कही। राहुल गांधी के पास गद्दार कहने को लेकर तर्क होंगे कि बिट्टू इसलिए गद्दार है? मैं तो कहने पर सवाल उठा रहा हूं। जब आप एंटी नेशनल कह सकते हैं तो वो गद्दार क्यों नहीं कह सकते? ये एंटी नेशनल, देश विरोधी। तो मैं कहने पर वो दो तर्क आज आप दे रहे हैं, वही तर्क राहुल गांधी दे देंगे, बिट्टू इसलिए गद्दार क्योंकि ये। अमन भाई, हमने 4 उदाहरण गिनाए, 14 और गिना सकता हूं। चलिए बुलवाइए दूसरे से एक उदाहरण बताए, हमारे किसी नेता का ऐसा बयान जो दूसरे दुश्मन देश ने कोट किया वो अपने पक्ष में बताइए। वो तो कहेंगे पार्टी का गद्दार का था भाई, वो तो कहेंगे पार्टी का गद्दार का था। मैंने तो पार्टी का गद्दार क्योंकि जब पार्टी संकट में थी छोड़कर चले गए। तो पार्टी बड़ी नहीं है, गजब है साहब, बड़ी गजब है, बड़ा गजब है साहब। पार्टी के गद्दार आप कह रहे हैं, पार्टी का तो नाम ही नहीं है। और पार्टी तो ईमानदारी की बात, आपकी पार्टी खुद विभाजित होकर बनी है। यह आज की इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं है, यह 1979 में कांग्रेस आई के रूप में बनी है, जो उस समय के अध्यक्ष देवराज अरस को हटा के बनी थी। तो कौन था? पार्टी का अध्यक्ष होता है ऑफिशियल कि दूसरा जो बगावत करने वाला होता है? क्योंकि आप सत्ता में आ गए तो आपने अपना नाम आईएनसी कर लिया। बोलिए ना। आनंद जी को बड़ा आनंद आ रहा है, कोई दर्शक जाके चेक कर ले। मुस्कुरा रहे हैं वो, पता नहीं क्यों। आनंद जी क्यों, आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? वो राहुल गांधी भाई, अमन भाई जी हाँ, अच्छा है कि मुस्कुराहट और हंसी पर टैक्स नहीं लगता, वरना ईडी सीबीआई तो मुझे कब का उठा ले जाती, क्योंकि मुस्कुराहट के बिना मैं रुक नहीं सकता ना। आज एक नया ज्ञान प्राप्त हुआ है कि कोई किसी की पार्टी को षड्यंत्र करके चुरा ले जाए, उसका नाम और चुनाव चिन्ह छीन ले जाए, लेकिन वो गद्दार नहीं होता है, वो तो संत होता है, वो तो आदरणीय होता है। कमाल की परिभाषा है यार। मतलब किसी की पार्टी तोड़ दो, किसी की सरकार गिरा दो, लेकिन आपको कोई गद्दार न कहे, इसलिए क्योंकि आप बहुत बड़ी ताकत के साथ हो। कमाल है, ये ताकत कोई अजर अमर होके आता है क्या? सरकारें आती हैं जाती हैं, आप लोग 80 में बने, आप लोग 14 से पहले कोई सरकार एक बार अटल जी की छोड़ दे नहीं थी, अब है, फिर 10 साल बाद नहीं होगी। लेकिन ये गद्दार और ये वफादार शब्द तो पहले भी थे, आज भी है और आगे भी पता नहीं कितने साल रहेंगे। तारीफ में एक बात जो कहता जैसा हूं करता है उसको वैसा सूचक कहा जाता है। एक तारीफ छोटी सी आपकी भाजपा
क्या हुआ था मेरे पास ना कांग्रेस मेरे भाजपाइयों साथ के बारे में बता दूं अमन आनंद भाई। जी, एक मिनट बस, एक मिनट, ये बिना एक छोटा सा कांग्रेस के कमेंट, बिना जी नहीं सकते, एक और छोटा सा कांग्रेस कमेंट, के साथ जी नहीं सकते। एक छोटा सा ये कमेंट राहुल आपकी गांधी तारीफ के में। बिना जी नहीं सकते और राहुल गांधी के साथ जी नहीं सकते। एक तारीफ है, एक तारीफ आपकी आनंद भाई। जब वाह रे आज भाजपा कांग्रेस मेरे साथ आती नहीं, बताइए। पता नहीं उनको दिक्कत है, तो मुझे लगा कांग्रेस का पक्ष कौन रखेगा। मैं आज के बाद कांग्रेस को बुलाना ही नहीं। आप इतना बेहतर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को इतना नहीं बचा रहे हैं, वही अनऑफिशियली बता रहे हैं गलत, उनका व्यवहार ठीक नहीं था। जितना बचाव आपने कांग्रेस पार्टी का राहुल गांधी का किया है, उतना तो कांग्रेस के नेता भी संभवतः नहीं कर पा रहे। दबी जबान वो भी कह रहे हैं आचरण सही नहीं था। आज तहसीन पूनावाला से लेकर तमाम नेता कह रहे हैं गलत है, राहुल गांधी का बिहेवियर सही नहीं था। राहुल कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को इतना नहीं बचा रहे जितने आप जो हैं आनंद भाई आप बचा रहे हैं। आपको भी समझ आ रहा है उनका व्यवहार गलत था। दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा। एक दोस्त ने एक दोस्त के प्रति बात कही, खत्म हो गई बात। इसको इतना तूल न दीजिए, इसको किसी जाति धर्म से न जोड़िए। एक बात थी, चुटकी में खत्म हो गई। चुटकी ले अच्छा रहे थे। उस पर टैक्स मत लगा दीजिए। चुटकी ले रहे थे, चुटकी ले रहे थे। सुधांशु त्रिवेदी समझ ही नहीं पा रहे हैं, आप चुटकी ले रहे थे भाई। वो यही जो है सारे नेता कह रहे हैं। इमरान मसूद ने कहा हंसी मजाक में कह दिया, आप लोग इतना मुद्दा बना देते हैं। चुटकी ले रहे थे भाई वो त्रिवेदी जी, चुटकी। मुझे लगता है ये जो समझ है कांग्रेस के नेताओं की, चुटकी लेने वाली बात, गंभीर बात को, इसी ने उनकी हैसियत चुटकी के बराबर कर दी है। अगर किसी की गंभीर राजनीतिक समझ ये है तो अपने आप समझ लेना चाहिए भाई साहब। और आनंद भाई को बहुत अच्छे अच्छे गाने याद आते हैं, तो जानते क्या होता है वो गाना था ना, एक 80 चुटकी 90 ताल और दबा के बीड़ा मुंह में डाल। तो भाई साहब इतनी चुटकियां ली, इतनी चुटकियां ली कि सारा खेल खत्म हो गया भाई साहब। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, अब राजनीति को मजाक मत समझिए, राजनीति को गंभीरता से बात करिए। संसद भवन के गेट के ऊपर खड़े होकर मिमिक्री करना मजाक, उसकी फोटो खींचना मजाक, वक्फ बोर्ड के समय, वोटिंग के समय नाइट सूट पहन के राहुल गांधी जी आए संसद में मजाक, अब कह रहे हैं रवनीत बिट्टू के लिए मजाक। भाई साहब संसद का पटल देश के 140 करोड़ लोगों की भावनाओं का, श्रद्धा का मंदिर के समकक्ष है, संविधान के लिए लोकतंत्र का मंदिर है, मजाक का पार्ट नहीं है। और भाई साहब अंत में एक बात है कह दूं, ये गद्दार और खुददार के बीच में अमन जी एक चीज आती है, परिवार। और आनंद भाई को अच्छी तरह समझना चाहिए इन पार्टियों के लिए क्या है कि परिवार ही पार्टी है, हमारे लिए पार्टी ही परिवार है। बस यही समस्या हो जाती है, जब आप परिवार को पार्टी समझने लगते हैं तो पार्टी कब आपके हाथ से निकल गई किसी को पता नहीं लगता है। मैं कह रहा हूं, अगर आप पार्टी को परिवार समझते हैं, इस्तेमाल अगर तो करना ही जैसे था, भारतीय जनता पार्टी जनसंघ के जमाने से 74 साल से आज तक एक बार विभाजन नहीं हुआ, हमने इमरजेंसी भी झेली, हमने राम मंदिर के समय भी आंदोलन झेला, हमने गोरक्षा के समय भी झेला, हमारे हिंदू आतंकवाद भी झेला। सुधांशु जी, मगर मजाल है कि कोई सोमनाथ जी और अनंत विजय, एक कमेंट आपका, गद्दार कहना ही था तो मैं तो ये सवाल पूछ रहा हूं, आतंकी की मौत पर आंसू बहाना वो गद्दारी नहीं थी, या 26/11 को आरएसएस की साजिश बता देना वो गद्दारी नहीं थी, या पाकिस्तान में जाकर भारत की सुपारी देकर आना वो गद्दारी नहीं थी, कश्मीर में जनमत संग्रह की बात करना वो गद्दारी नहीं थी। सोमनाथ जी ये सब गद्दारी है ना, या एक पार्टी छोड़कर कोई चला जाए वो गद्दारी? देखिए मैंने तो आपको शुरू में ही कह दिया, मेरे मित्र मुझसे राजी नहीं हो पा रहे थे, पता नहीं उन्होंने सुना नहीं शायद मुझे। मैंने कहा ना कि जब जब भाजपा घिरती है तो राहुल जी कुछ ऐसा बोलते हैं कि देश का सारा फोकस वहां शिफ्ट हो जाता है। आज भी वही हुआ। वो तो आपके नेता हैं, इंडी के नेता हैं, वो तो आपके नेता हैं, वो तो कोई इंडी के नेता, हम तो इंडी से कब के बाहर हो गए भैया? नहीं, अब अलग हो गए, कोई इंडी नहीं है हमारे लिए। अच्छा, अब राहुल को नेता अलग हो गए, हम तो कब क्या लोग हो गए? हाँ, हम तो पहचान लिए, हमको तो समझ में आ गया कि भाजपा और कांग्रेस एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, ये दोनों आपस में हाथ मिला करके देश को बेवकूफ बना रहे हैं। ठीक है, आज पूरा देश पूछ रहा था कि भाई नरवाने साहब का जो स्टेटमेंट है किताब के अंदर, उस पे भाजपा खुल करके आए ना, बताए देश को कि वो गलत बोल रहे हैं। भाई गलवान वैली में जो नो मैन्स लैंड है, जो बिटवीन चाइना एंड इंडिया बॉर्डर है, ठीक है, वो तो जा चुका चाइना के पास। ठीक है, नहीं उस पर तो मेरी भी ना इत्तेफाकी थी भाई बीजेपी से, मेरी भी ना। राहुल को बोलने से रोकने से बीजेपी ने अपना नुकसान किया, क्योंकि पता तो लगे कि मोदी ने फ्री हैंड दिया था आर्मी को, वहां पर जो उचित समझो वो करो। राहुल को बोलने देते बीजेपी के पक्ष में जाता। राहुल को बड़ी बात नहीं है। देखिए स्ट्रैटेजिक उसमें बात ही लिखी नरवाने जी ने,
नरवाने जी ने क्या कहा है? ठीक है। कि हमने मोदी जी को हमने आनंद जी, रक्षा आनंद जी, एक मंत्री कमेंट को फोन जल्दी से, किया आनंद जी। कि बताइए क्या करना है। आनंद जी ये चाइना वो तो है, ये मुझे लग रहा है पाकिस्तान राहुल नहीं है। गांधी को रोककर हमको बीजेपी ने एक्शन अपना में नुकसान उसका किया। रिपरकशन बड़ा हो सकता है। आनंद जी 30 सेकंड। अमन जी देखिए, नहीं, आप बात समझ वो अमन जी वो आप जानना बात चाह रहे समझ थे। नहीं पा रहे। हाँ। आप राहुल जी की बात समझ नहीं पा प्राइम रहे। मिनिस्टर आप राहुल जी की बात समझ नहीं पा रहे। राहुल जी का जो कहना है वो ये सिर्फ है कि मेरा वचन ही शासन है। ऐसे परिवार से आने वाले व्यक्ति को जिनका वचन ही शासन है, अगर उन्होंने गद्दार कह दिया तो पूरे देश को गद्दार मानना पड़ेगा। आप पता नहीं क्यों नहीं समझना चाहते हैं। समझ गया सर, मैं पूरा देश भी समझ गया। शुक्रिया सर। आनंद जी आपका, सुधांशु जी और आनंद जी और सोमनाथ भाई आपका। छोटा सा ब्रेक, तुरंत हाजिर, छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं।